जॉर्ज सोरोस, जिसे एक बहुत ही इविल इंसान माना जाता है, जो अपने फायदे के लिए देशों को बर्बाद करने से पहले भी नहीं सोचता, जिसने एक ही रात में बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया था और $1 बिलियन कमाए थे। आज मैं आपको उसकी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं ना, जिसके बाद आपको लगेगा कि शायद जॉर्ज सोरोस ने मुझे पर्सनली फोन करके कहा है कि ये लो 1 करोड़ रुपए और मेरी तारीफ करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये सब कुछ सच है, और इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि एक इंसान कहां से उठकर कहां तक गया है। मतलब बिल्कुल फर्श से अर्श तक की ये कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इससे आपको फाइनेंस के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जॉर्ज सोरोस की ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज सोरोस का असली नाम है जियोर्जी शेजवॉर्ड्स, और उसका जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी बुडापेस्ट में हुआ था, और वो पैदा हुआ था एक ज्यूज यानी यहूदी परिवार पे। और उस टाइम पर एक यहूदी फैमिली में पैदा होना समझ लीजिए सबसे बड़ा पाप था, क्योंकि उस टाइम पर ज्यूज लोगों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। इवन जॉर्ज सोरोस के जो फादर थे टेवेदर सोरोस, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर रशियन आर्मी में एक सोल्जर थे, जिनको बाद में कैप्चर कर दिया गया था और प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया गया था, और उसके बाद उन्हें साइबेरिया की जेल में बंद कर दिया गया था, जहां से कोई कभी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन उसके जो फादर थे वो बहुत ही हिम्मत वाले आदमी थे, और वो उस जेल से भाग गए थे। उसके बाद कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, सर्दी का मौसम था, और हजारों किलोमीटर दूर चल के वो अपने घर, अपने देश पहुंच गए थे। इसके लिए उन्हें कई महीनों तक बहुत बुरी हालत में, जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, ऐसी सिचुएशन में उन्हें कई महीनों तक पैदल चलना पड़ा था। और जब ये सब करने के बाद वो अपने देश, अपने घर वापस पहुंचे, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट आदमी बन गए थे। उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था, और वो था सर्वाइवल। कैसे मुश्किल हालात में भी जिंदा रहा जाए, कैसे उन सिचुएशन को हैंडल किया जाए, ये सब कुछ उसके फादर ने सीख लिया था। और ये सब उन्होंने अपने बेटे जॉर्ज सोरोस को भी सिखाया। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि सबसे जरूरी चीज होती है खतरों को भांप लेना। उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल टाइम पे तो कोई भी जिंदा रह सकता है, लेकिन जब सब कुछ बर्बाद हो रहा हो उस टाइम पर तुम कैसे जिंदा रहोगे, ये उसके फादर ने जॉर्ज को सिखाया। अब जब उसके फादर जेल से भाग के वापस आ गए थे, तो फिर उन्होंने वकालत सीखी। काफी अच्छे सक्सेसफुल वो वकील भी बने। उनका मानना था कि लाइफ सर्वाइवल और फ्रीडम के बिना कुछ भी नहीं है, और यही चीज आज के टाइम पर जॉर्ज सोरोस की आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में भी देखने को मिलती है। अब इसके बाद जो इनका दोबारा खराब वक्त आया, वो आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जब नाजी जर्मनी ने हंगरी के ऊपर कब्जा कर लिया था। इस टाइम पर फिर से जो ज्यूइश लोग थे, यहूदी थे, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजने का काम शुरू किया गया। और इस टाइम पर जॉर्ज सोरोस की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। इस टाइम पर बुडापेस्ट में डेली हजारों यहूदी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, उन्हें डेथ कैंप्स पे भेजा जा रहा था, जहां से वो कभी वापस लौट के नहीं आ रहे थे। लेकिन जॉर्ज सोरोस के पिता को पहले से पता था कि ऐसा दिन आ सकता है। वो पहले से रिस्क मैनेजमेंट करके चलते थे, इसलिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। और वो तैयारी ये थी कि उन्होंने अपनी पूरी फैमिली की फेक क्रिश्चियन आइडेंटिटीज बना रखी थी, जिसमें जियोर्जी शेजवॉर्ड्स का नाम बदल के उन्होंने जॉर्ज सोरोस कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने बाकी भी बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे और अपनी फैमिली को सेफ हाउस में पहुंचा रखा था। अब क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हालात बहुत ज्यादा खराब थे, तो टेवेदर सोरोस ने अपने बेटे जॉर्ज को सेफ रखने के लिए एक हंगेरियन गवर्नमेंट ऑफिसर के पास भेजा, जो कि वैसे तो नाजीज का एम्प्लॉय था, लेकिन वो अंदर से यहूदी था, और अपने जो यहूदी दोस्त थे, भाई थे, उन लोगों की हेल्प किया करता था। उस ऑफिसर का काम था कि जिन भी ज्यूइश लोगों की प्रॉपर्टीज कन्फिस्केट की गई थी, कब्जा किया गया था, उन सारी प्रॉपर्टीज का वो हिसाब रखा करता था। इसके लिए कई बार जॉर्ज भी उसके साथ जाता था, और यही चीज जॉर्ज के खिलाफ कई बार दिखाई जाती है। लेकिन एक्चुअल ट्रुथ यह है कि उस टाइम पर जॉर्ज की उम्र सिर्फ 14 साल थी, तो 14 साल में वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता था, वो सिर्फ देखता था। तो यहाँ पर तो उसकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन ये टाइम ज्यूज लोगों के लिए बहुत ज्यादा खराब था। हजारों यहूदी लोगों को डेली डैन्यूब रिवर के सामने गोली मार दी जाती थी, उन्हें पानी में बहा दिया जाता था। सोवियत आर्मी ने जब बुडापेस्ट को आजाद करवाया, उस टाइम पर 5 लाख यहूदी लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया था, लेकिन सिर्फ 2 लाख ही बचे थे। 3 लाख को मार दिया गया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, साथ ही 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज
एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, जिसको फिल करके आपको हमारी तरफ से 2000 रुपए का अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। अब 1945 में वॉर तो खत्म हो गया था, लेकिन हंगरी के लिए पूरी फ्रीडम तब भी नहीं थी। पहले नाजी लोग उनके ऊपर राज कर रहे थे, उसके बाद सोवियत आ गए थे और वो अपने हिसाब से हंगरी को चला रहे थे। और ये टिवेदर सोरोस को पहले से पता था। उसको पता था कि ये जो नया सिस्टम होगा ये अगेन वैसा ही करेगा। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकालेगा और 1947 में उसने अपने बेटे जॉर्ज सोरोस को वहां से इंग्लैंड भेज दिया। इस टाइम पर जॉर्ज सोरोस की उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसके पास कोई पैसे नहीं थे और इंग्लैंड में उसे कोई जानता तक नहीं था। अब ऐसे में जॉर्ज सोरोस को अपना वहां पे गुजारा करना था। उसको ढंग से इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो उसने रेलवे में कूली का काम किया, कभी वेटर का काम किया और ऐसे चल के उसने अपना गुजारा किया। लेकिन वहां पर उसने एक सपना बना लिया था और वो था एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। और उस टाइम पर जो टॉप यूनिवर्सिटी थी वो थी LSE यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उसने जैसे तैसे करके बहुत सारी नौकरीज करके पैसे इकट्ठे किए और उससे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना दाखिला करवाया। यहाँ पर जॉर्ज सोरोस की पहचान एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसकी सोच को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। उस व्यक्ति का नाम था फिलोसोफर कार्ल पॉपर, जिसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी और उसमें से उसकी एक बुक ऐसी थी जिसमें उसने जो ये सब वॉर हुआ था उसमें नाजीज और कम्युनिस्ट दोनों की ही अच्छे से बुराई कर रखी थी। अब कार्ल पॉपर का एक आइडिया जो जॉर्ज सोरोस को बहुत ज्यादा पसंद आया और हमेशा उनके माइंड में रहा वो था फैलिबिलिज्म का, यानी जो ह्यूमन नॉलेज होती है वो इनकम्प्लीट होती है, हम गलत भी हो सकते हैं। इस कंसेप्ट के बेसिस पे जॉर्ज सोरोस ने एक कंसेप्ट डिजाइन किया और उसका नाम रखा रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है कि आपकी जो सोच है वो सच्चाई यानी रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है और फिर जो रियलिटी है वो आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है और ये कंटिन्यूअस लूप है। अब इसको फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि मार्केट रैशनल होते हैं और वो एक्चुअल में जो वैल्यू है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं सब बकवास है। उनका मानना है कि जो रियल मार्केट है वो कभी भी रैशनल नहीं होता, ये लोगों के परसेप्शन के ऊपर बेस्ड होता है और वो जो परसेप्शन है वो रियलिटी जो कि स्टॉक की प्राइसेस है उसको चेंज करता है। और जब शेयर या किसी की भी प्राइस चेंज होती है तो फिर वापस से लोगों के परसेप्शन बदलने लगते हैं। मतलब किसी स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने लग गई तो आप उसमें अच्छा ढूंढना शुरू कर दोगे, नीचे जाने लग गई तो आप उसमें कमियां ढूंढना शुरू कर दोगे। तो ये एक तरह से एक सर्कुलर रिलेशनशिप है। अब वापस कहानी में आए तो जॉर्ज सोरोस ने ये जो अपनी रिफ्लेक्सिविटी की थ्योरी लिखी थी उसने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया, इसके ऊपर थीसिस भी लिखी, लेकिन उसके जो प्रोफेसर्स थे उनको इस टॉपिक के ऊपर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया और उसके प्रोफेसर्स को लगता था ये सब कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस को लगता था कि नहीं भाई ये प्रैक्टिकल है और ये हो सकता है, जिसको बाद में उन्होंने प्रूव भी किया। अब 1952 में जॉर्ज सोरोस ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। इसके बाद उसने सोचा कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि अब उसको अपना सर्वाइव करने के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो उसने बहुत सारी जॉब्स देखना शुरू किया। उसने BBC में भी अप्लाई किया लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो गए। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में अप्लाई किया, वहाँ पर भी कुछ काम नहीं बना। तो फिर उन्हें एक मर्चेंट बैंक में एंट्री लेवल की जॉब मिली, तो वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। अब ये कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं थी, ये एक क्लैरिकल जॉब थी, लेकिन यहाँ से जॉर्ज सोरोस की फाइनेंशियल मार्केट की जो जर्नी थी वो शुरू हो गई। अब जब भी आप स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट में आते हो ना तो शुरुआत में कुछ बहुत बड़ा नहीं होता। तो ऐसा ही जॉर्ज सोरोस के साथ हुआ। 3-4 साल हो गए थे, कुछ खास बड़ा नहीं हो रहा था, अपना गुजारा चल रहा था। तो 1956 में जॉर्ज सोरोस को लगा कि अगर सच में कुछ बहुत बड़ा करना है ना तो फिर अमेरिका उस टाइम पे काफ़ी डेवलप होने लगा था। तो उसे लगा कि भाई ये लंदन से अब मुझे अमेरिका जाना होगा, तो वो वहाँ से चले गए अमेरिका। अब अभी तक जॉर्ज सोरोस को थोड़ा बहुत मर्चेंट बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो चुका था, उसके पास थोड़े बहुत आइडियाज़ थे, अपनी रिफ्लेक्सिविटी वाली थ्योरी भी थी। लेकिन न्यूयॉर्क आना और वॉल स्ट्रीट में अपना नाम बनाना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें थी। तो वहाँ पर जॉर्ज ने एक बहुत ही छोटी फर्म से अपनी शुरुआत की जिसका नाम था FM मेयर। उसमें उसका काम था आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। आर्बिट्राज का सिंपल मतलब होता है कि बहुत सारे मार्केट में सेम चीज़ों की जो प्राइस होती है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऐसे में आप ढूंढते हो कि कहाँ पर वो चीज़ सस्ती मिल रही है, कहाँ पर महंगी मिल रही है। जहाँ पे सस्ती मिल रही है वहाँ से खरीदते हो, जहाँ पर महंगी मिल रही है वहाँ पर बेच देते हो और बीच में जो थोड़ा बहुत अमाउंट होता है उससे प्रॉफिट कमाते हो। तो यहाँ से जॉर्ज सोरोस को आइडिया मिला कि कैसे मार्केट काम करते हैं, कैसे जो मार्केट है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल मार्केट के लिए।
अब जॉर्ज सोरोस को पता तो चल गया था कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये कुबेर का खजाना है, यहाँ से जितना चाहे उतना पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन उसने सोचा था कि एक बार मैं $5 लाख कमा लूँ ना। $5 लाख उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन उसने सोचा कि ये कमा लूँ तो उसके बाद मैं अपनी छुट्टी ले लूँगा, रिटायरमेंट ले लूँगा, फिलॉसफी और राइटिंग के ऊपर काम करूँगा। उस टाइम पे जॉर्ज को क्या पता रहा होगा कि वो एक रात में $1 बिलियन कमाएगा। काम वो $5 लाख एक बारी में कमाने के सपने देख रहा था। अब 1960 तक जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका के मार्केट को अच्छे से समझ लिया था और यूरोप में तो वो रह ही चुका था, वहाँ के कल्चर को जानता था, वहाँ की लैंग्वेजेस को जानता था। तो जॉर्ज सोरोस ने एक चीज़ नोटिस की कि यूरोप में, जर्मनी या बाकी जो कंट्रीज़ है वहाँ की जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। उसको जापान में भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही थी, जबकि उस टाइम पर अमेरिकन इन्वेस्टर्स जर्मनी या जापान के बारे में नहीं सोचते थे। तो जॉर्ज सोरोस ने ये जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ देखी, इनको देखकर पैसे कमाना शुरू किया और 1967 तक एक अच्छा खासा अमाउंट कमा लिया। फिर 1967 तक जॉर्ज सोरोस ने एक फर्म में अपना खुद का रिसर्च डिवीजन एस्टैब्लिश किया, जहां पर वो सिर्फ स्ट्रेटजीज बना नहीं रहे थे बल्कि उसको खुद से एग्जीक्यूट भी कर रहे थे। और यहीं पर जॉर्ज सोरोस ने कॉलेज टाइम पे जो अपनी रिफ्लेक्सिबिलिटी की थ्योरी बनाई थी उसको अप्लाई करना शुरू किया। अब उस टाइम पर जो ट्रेडिशनल मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब जो इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स थे, वो देखते थे कि भाई चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किसी स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते थे कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने देखा कि इस टाइम पर लोग क्या सोच रहे होंगे, वो किस चीज को लेकर बाइज्ड हैं, उनके बाइज्ड किस तरीके से प्राइसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब उसने साइकोलॉजी की तरफ जाके देखा, क्योंकि जॉर्ज का मानना था कि मार्केट में हमेशा कोई बूम एंड बस्ट साइकिल चल रहा होता है। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं जिनके लिए लोग आंख बंद करके बुलिश हो रखे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए बेरिश हो रखे होते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसके लिए लोग ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रखे होते हैं, तो वहां पर क्या चल रहा होता है, बूम चल रहा होता है। और कुछ ऐसे सेक्टर या स्टॉक्स होते हैं जिनमें जब रियलिटी हिट करती है तो फिर बस्ट हो जाता है। तो अगर आप इस साइकिल को पहले से पहचान लो कि इसमें लोग ज्यादा बूम हो रखे हैं तो वहां पर आप शॉर्ट करके पैसे कमा लोगे, इसमें लोग ज्यादा बस्ट हो रखे हैं तो वहां पर आपको पता है कि ज्यादा लोगों ने बेच डाला है तो आप खरीद के प्रॉफिट कमा लोगे। तो आप दोनों तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हो। ये जॉर्ज सोरोस ने अपनी थ्योरी बनाई और इस तरीके से जॉर्ज सोरोस ने अगले 2 साल में अच्छा खासा पैसा कमाया। अब जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आ जाता है तब वो सोचता है कि भाई अपना खुद का भी कुछ काम करना है। तो जॉर्ज सोरोस ने भी यही सोचा और 1969 में अपना खुद का एक हेज फंड बनाया। इस हेज फंड का नाम उन्होंने शुरुआत में रखा था डबल ईगल फंड, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर क्वांटम फंड कर दिया गया। उनकी जो स्टार्टिंग कैपिटल थी वो $4 मिलियन के आसपास थी, जो कि आज के हिसाब से बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा होगा, लेकिन सोच के देखो मैं 1969 की बात कर रहा हूं तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट था। और यहां पर जॉर्ज सोरोस अकेले नहीं थे, उन्होंने अपने साथ एक जिम रॉजर्स नाम के व्यक्ति को भी रखा था। जिम रॉजर्स महीनों तक एक इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करता था, उसको पूरा अच्छे से समझ लेता था, उसके फंडामेंटल्स को जान लेता था। तो इन दोनों की जो जोड़ी थी उसने एक बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट किया, क्योंकि जिम डीप रिसर्च कर लेता था कि मार्केट कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं। जबकि जो जॉर्ज सोरोस था वो लोगों के बिहेवियर को समझता था, कौन से वक्त पे इसका बूम टाइम चल रहा है, कौन से वक्त पे बस्ट टाइम चल रहा है, वो उसको समझ लेता था और कब उसको बाय करना है ये देखकर वो वहां पर अपनी पोजीशन लिया करते थे। फिर आया 1970s का टाइम, जब अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। मतलब अब वो कितनी भी करेंसी प्रिंट कर सकते थे, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। लेकिन इस टाइम पर जॉर्ज सोरोस ने एक अपॉर्चुनिटी को देखा। जॉर्ज ने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस आ रहे हैं, बैंक्स इंटरनेशनली खुद को एक्सपैंड कर रहे हैं, उनमें इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है, रेगुलेशन में चेंज आ रहा है। जबकि जिम रॉजर्स ने देखा कि बैंक सेक्टर में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है और आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अपनी इस रिसर्च के बेसिस पे इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया। 1970s से 1980s के बीच में इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 3300% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा लिए। ऐसे रिजल्ट्स वॉल स्ट्रीट की हिस्ट्री में पहले नहीं देखे गए थे और इन्होंने
इन्होंने जो भी पोजीशन ले रखी थी वो रिस्क कैलकुलेटेड पोजीशन थी, मतलब अगर इन्हें नुकसान भी होता था तो वो भी इन्होंने कैलकुलेट करके रखा हुआ था। जॉर्ज सोरोस ने अपने 3 रूल्स बना रखे थे जो कि आपके भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। इसमें उनका पहला रूल था इन्वेस्ट फर्स्ट इन्वेस्टिगेट लेटर, मतलब अगर आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, आपको बहुत ज्यादा गट फीलिंग आ रही है कि ये कुछ अच्छा कर सकता है, तो वहां पर आप पहले इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेट करते रहो। दूसरा उनका रूल ये था कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत हो, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप जब सही हो तब आप कितना पैसा कमा रहे हो और जब आप गलत हो तब आप कितना कम पैसा गंवा रहे हो। मतलब अगेन रिस्क मैनेजमेंट की बात चल रही थी जो कि बचपन से उसने अपने पिता से सीखी थी। और तीसरा उनका रूल था एडमिट मिस्टेक क्विकली, मतलब अगर आपको दिखाई दे रहा है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट में गलती कर दी है तो उसको जल्दी से जल्दी काटो, अपना नुकसान कम करो ना। और इन्हीं रूल्स को फॉलो करके 1980s तक उसका जो AUM था उनके क्वांटम फंड का, वो $100 मिलियन से भी ज्यादा हो गया था। अब इसके बाद 1980s में जॉर्ज सोरोस ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। अभी तक ये लोग क्या करते थे, इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखते थे, लेकिन अब इन्होंने बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को देखना शुरू किया, उनके स्टॉक्स, उनके बॉन्ड्स, उनकी करेंसीज, उनका डेट, ये सब कुछ देखने लगे। इसे कहते हैं ग्लोबल मैक्रो स्ट्रेटजी, जिसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि कौन सी इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं, कहां पर इन्फ्लेशन कैसा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी कैसी है, और उसके बेसिस पर वहां के बॉन्ड्स, डेट, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा हैविली ट्रेड करते हैं। अब 1980s के टाइम पर वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। जापान की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही थी, जर्मनी भी रीयूनाइट हो रहा था, सोवियत यूनियन उस टाइम पर थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, साथ ही ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ रहा था, और फाइनेंशियल मार्केट में हर कोई जो चेंज होता है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। तो जॉर्ज सोरोस ने इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया और 1985 में उसने देखा कि जो डॉलर है उसकी क्रेडिबिलिटी घटती चली जा रही है, तो वो समझ गया कि अब डॉलर बहुत तेजी से गिरेगा। तो उसने जापानीज येन में बहुत हैविली इन्वेस्ट किया और डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड किया, जिससे उसने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया। फिर 1987 में एक और चेंज आया जिससे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए। ब्लैक मंडे का दिन था जिसमें एक ही दिन में 20% से ज्यादा मार्केट क्रैश हुआ था, और ये सब भी जॉर्ज सोरोस ने पहले से ही सेंस कर लिया था, जिसकी वजह से यहां पर भी उसने प्रॉफिट कमाया। ऐसे करते करते क्वांटम फंड का जो साइज था वो 1990s तक $1 बिलियन के आसपास पहुंच गया, और जॉर्ज सोरोस की जो खुद की नेटवर्थ थी वो भी $100 मिलियन से ज्यादा हो गई। अब यहां तक जॉर्ज सोरोस ने अच्छा खासा नाम कमा लिया था, अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे, लेकिन जिस जॉर्ज सोरोस को आज आप जानते हो, जिसको बहुत ज्यादा इविल कहा जाता है, वो वक्त जॉर्ज सोरोस का अब आना बाकी था, और वो था 1992 में एक वेडनेसडे का दिन। इसको ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो आपको आगे समझ आएगा, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने यहाँ पर जो ट्रेड लिया था उसको समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट है उसको समझना होगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, यानी ERM। 1990s के टाइम पर यूरोपियन कंट्रीज चाहती थी एक पूरा यूनाइटेड यूरोप बनाना। जब उन्हें यूनाइटेड यूरोप बनाना था तो वहां पर करेंसीज को स्टेबल भी रखना था, और इसके लिए ही उन्होंने ये ERM सिस्टम बनाया, जिसमें जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी जो करेंसी थी वो एक फिक्स्ड बैंड में उन्हें रखनी थी। अब ऐसे में जो ब्रिटिश पाउंड था वो इस ERM सिस्टम में था, और उसे जर्मन ड्यूच मार्क के अगेंस्ट एक फिक्स्ड रेट मेंटेन करना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो रेट था ना वो रियलिस्टिक नहीं था, और उस टाइम पर यूके की इकोनॉमी पहले से ही स्ट्रगल कर रही थी। वहां पे इंटरेस्ट रेट काफी लो थे, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम था, रिसेशन काफी हाई चल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक परफॉर्म कर रहा था। तो इकोनॉमिकली यूके के लिए बेटर डिसीजन होता कि वो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट को घटाए ताकि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, लेकिन वो ERM सिस्टम में फंस चुके थे, जिस वजह से वो इंटरेस्ट रेट घटा नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देते तो पाउंड की वैल्यू घट जाती और वो ERM सिस्टम से बाहर हो जाता। तो ये एक ऐसा टाइम था जब पाउंड का टूटना बिल्कुल तय था, और जॉर्ज सोरोस ने इसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। इवन उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने देखा था कि जो पाउंड है
वो ऑलरेडी वीक है। यूके गवर्नमेंट को पाउंड को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इससे इकोनॉमी और ज्यादा कमजोर होगी, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। फिर गवर्नमेंट को हार माननी पड़ेगी और उन्हें पाउंड को डिवैल्यू करना ही पड़ेगा। मतलब ये पूरा हिसाब किताब जॉर्ज सोरोस ने पहले ही कर लिया था और इसके बाद उसने वही किया जो वो करता, इस मौके का फायदा उठाना, और यहाँ पर उसने पाउंड के अगेंस्ट बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशन बनाने शुरू कर दिए, वो भी बहुत हाई लेवरेज लेकर। मतलब समझो अपना सारा पैसा झोंक दिया पाउंड के अगेंस्ट में पोजीशन बनाने के लिए। टोटल जॉर्ज सोरोस ने $10 बिलियन की शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी, वो भी पूरा लेवरेज लेकर। मतलब अगर ये पासा फेल हो जाता तो जॉर्ज सोरोस बर्बाद हो सकता था, लेकिन उसकी कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट थी कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टर था, बट पूरी यूके गवर्नमेंट और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अगेंस्ट बैट कर रहा था। अब जब ये इतनी हाई शॉर्ट पोजीशन लेके बैठे थे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को पता चल गया कि स्पेक्यूलेटर पाउंड के अगेंस्ट में बैट कर रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे और पाउंड को हर हाल में डिफेंड करेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पाउंड को बहुत हैवीली बाय करना शुरू कर दिया। मतलब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बिलियंस ऑफ पाउंड्स मार्केट में डाले खरीदने के लिए। मतलब जितना जॉर्ज सोरोस बेच रहा था उससे ज्यादा बैंक ऑफ इंग्लैंड मार्केट में डाले जा रहा था। दूसरा, उन्होंने सेम डे में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 12% कर दिया। उन्हें लगा काम नहीं चल रहा, सेम डे में बढ़ाकर 15% कर दिया। लेकिन मार्केट में प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ फर्क नहीं पड़ा और 16 सितंबर 1992, जिसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है, उस टाइम पर यूके गवर्नमेंट ने हार आखिर में मान ली और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यूके पाउंड ERM सिस्टम को छोड़ देगा और जो पाउंड होगा वो फ्रीली फ्लोट कर पाएगा, जिसकी वजह से कुछ ही घंटों में पाउंड की जो वैल्यू थी वो 15% से ज्यादा गिर गई और एक ही रात में जॉर्ज सोरोस ने $1 बिलियन कमाए। और ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ एक रात का है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो उन्होंने $2 बिलियन कमाए थे, और ये मैं 1992 की बात कर रहा हूँ। आज के हिसाब से आप 7-8 बिलियन डॉलर के आसपास इसको मान के चल सकते हैं। इस ट्रेड के बाद जॉर्ज सोरोस बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। इन्होंने पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री को बदल दिया। अखबारों में हेडलाइन छपी, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। लोग जॉर्ज सोरोस को इविल बोलने लगे कि कैसे एक आदमी ब्रिटिश गवर्नमेंट को हरा सकता है। लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। तो जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भाई ये जो सिस्टम था ये पहले से टूटा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उसमें से फायदा उठाया। अब जब इसके बाद जॉर्ज सोरोस को लगा कि भैया जब विलन बन ही गए हैं और विलन बन के इतना पैसा कमा ही लिया है तो क्यों ना बाकी इकोनॉमीज को भी तोड़ा जाए। 1997 में एशियन मार्केट क्राइसिस आया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, सारी जो इकोनॉमीज उस टाइम पे बूस्ट कर रही थी वो अचानक से कोलैप्स हो गई। उनकी करेंसीज क्रैश हो गई, स्टॉक मार्केट गिर गए, बैंक फेल हो गए और उंगली उठी किसके ऊपर? जॉर्ज सोरोस के ऊपर। इवन मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने तो पब्लिकली जॉर्ज सोरोस को अक्यूज किया। उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने कहा कि भाई तुम्हारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी, क्रैश होना ही था, मैंने तो बस उसमें से फायदा कमाया। अब इसके बाद से जब भी किसी देश की इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आती है तो जॉर्ज सोरोस का नाम सबसे पहले आ जाता है। इंडिया ने भी कई बार जॉर्ज सोरोस को अक्यूज किया है। बहुत सारी कंट्रीज जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसा ही है कि जॉर्ज सोरोस का कहना है कि भाई पता नहीं मैं हर सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूँ, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। लेकिन अगर आज की बात करें तो जॉर्ज सोरोस ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। उनकी एज 95 इयर्स है, लेकिन उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन अभी भी एक्टिव है। उनकी नेटवर्थ आज के टाइम पर $8 बिलियन के आसपास है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कम है, लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ टाइम में $40 बिलियन के आसपास कमाए, जिसमें से $32 बिलियन वो डोनेट कर चुके हैं। तो जॉर्ज सोरोस की ये जो कहानी थी ये पूरी एक मूवी की तरह है। आपने देखा कि किस टाइप की उनकी लाइफ थी, कैसी कैसी प्रॉब्लम से वो निकल कर और आज कितना उनका नाम हो चुका है कि दूसरे देशों में भी जब कोई प्रॉब्लम आती है तो जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जाता है। आप जॉर्ज सोरोस की लाइफ से 5 चीजें सीख सकते हो। सबसे पहले तो थिंक डिफरेंट, जहां पर लोग उस टाइम पर फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया था। दूसरा, कभी भी 100% श्योर मत रहो, दोनों साइड के बारे में सोचो। तीसरा, सर्वाइव फर्स्ट, आपके लिए सर्वाइव करना ज्यादा जरूरी है तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, लेकिन आप मार्केट में बने रहो। चौथा, जब आपका कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसा उनका बैंक ऑफ इंग्लैंड के केसेस में था, तब आपको जितना हो सके उतना पैसा लगाना चाहिए। और पांचवा, जब आपने अच्छा पैसा कमा लिया तो फिर उसे समाज की भलाई के लिए खर्च भी करना चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही स्टोरीज के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे पास। लेकिन अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे, आपने लाइक किया होगा, तभी हम इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद।